हमने प्रोग्रामिंग के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, पाइथन की बात करते हैं। सबसे पहले पाइथन को समझ लेते हैं कि पाइथन है क्या। ठीक है, पाइथन हमारी एक लैंग्वेज है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से बात करते हैं। ठीक है ना। आप क्योंकि माशाल्लाह सारी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं तो भाई मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले ये काम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना। यूजुअली मैं सबसे पहले बच्चों को ये बताता होता हूँ कि यार देखो, बच्चों को लगता है कि यार प्रोग्रामिंग ना बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है ना। प्रोग्रामिंग इज जस्ट अ वे टू टॉक टू द कंप्यूटर। ठीक है ना, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं इससे कैसे बात कर सकता हूँ इसकी जुबान के अंदर। इसकी जुबान क्या है? पाइथन। ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ, कंप्यूटर कुछ मुझे बता रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए ना तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप सारों को पता है कि यार दो चीजें मेन होती है। ठीक है ना। एक जिसको हम कहते हैं लॉजिक और एक होता है सिंटैक्स। ठीक है। याद रखना हमारी प्रोग्रामिंग में सिर्फ ये दो चीजें होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। आपकी लॉजिक बिल्डिंग जितनी ज्यादा बेहतर होगी उतना ज्यादा कह लो कि आपके लिए आसानी रहती है चीजों को करने में। आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज पता चल जाते हैं कि यार इसको हम ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सिंटेक्स के अंदर हमें कोई इतनी खास कोई चीज याद नहीं रखनी पड़ती, बस आपके मेन प्रिंट किस तरह होता है, इनपुट किस तरह ली जाती है, ये मेन मेन जो चीजें होती है ना, आपको बस यही याद रखनी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। हम इंशाल्लाह इसके अंदर फर्दर यानी कि जो कवर अप करेंगे ना इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या है, लॉजिक बिल्डिंग। ये सिंपल सी बात है, आपको भी पता, प्रैक्टिस से ही आता है सिर्फ। ठीक है। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ज्यादा आपके लिए चीज बेहतर होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, अब आपकी जेन में एक सवाल आएगा कि सर हम पाइथन को ही क्यों यूज करते हैं, पाइथन के अलावा और बड़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम कर सकते हैं। लाइक आप सबको पता होगा कि इस वक्त जो सबसे तेज जो लैंग्वेज है वो या तो रस्ट है या सी प्लस प्लस है। ठीक है ना। बट उसके बावजूद भी हम पाइथन के अंदर क्यों कोड करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंपाइल टाइम है उसका। उसकी रीजन ये है कि यार सबसे पहली तो बात यह है कि पाइथन की कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ी। ठीक है। पाइथन के अंदर आपके जो वेब डेवलपर, ओ सॉरी वेब डेवलपर्स कह रहा हूँ, आपके जितने भी डेवलपर्स हैं ना, उन्होंने इस तरह के फ्रेम्स बना दिए हैं जो कि हमारे एआई के अंदर हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। ठीक है ना। आल दो सी प्लस प्लस के भी होंगे, जावास्क्रिप्ट के भी होंगे, बट ज्यादातर जो आपकी लाइब्रेरीज मौजूद है, ज्यादातर जो आपके फ्रेमवर्क्स मौजूद है वो किसके हैं, वो ज्यादातर पाइथन की मौजूद है। ठीक है ना। दैट्स वाई हम क्या कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि हम पाइथन के साथ काम करें। और टू बी ऑनेस्ट अगर बात की जाए ना तो कभी कभार इंटरव्यू क्वेश्चंस बड़े दफा आ जाते होते हैं कि यार जब हम नंपाई यूज करते हैं, नंपाई आप सबको पता होगा कि यार ये ज्यादातर ना उस चीज के लिए होता है जब अपने मैट्रिसेस के साथ काम करना होता है। ठीक है ना। यूजुअली 2D या 3D मैट्रिसेस के साथ। ठीक है ना। वैसे तो हम जब 3D की बात करते हैं तो हम पांडास की तरफ चले जाते हैं, बट अगर हम बात कर रहे हो ना सिर्फ और सिर्फ कह लो कि मैट्रिसेस की, जहाँ पर हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमने कोई बहुत ज्यादा डाटा एक्सट्रैक्शन नहीं करनी, तो फिर हम नंपाई की तरफ ही रहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई नमपाई तेज है, जबकि वही सेम चीज एक लिस्ट भी तो एक, आप लिस्ट को 3D बना सकते हो, 2D बना सकते हो। ठीक है ना। सेम वही लिस्ट पाइथन के अंदर स्लो होती है, इसकी क्या रीजन है? ठीक है ना। तो इसका एक सिंपल और ऑब्वियस आंसर ये है कि आपका जो नमपाई है ना वो सी प्लस प्लस के ऊपर बेस्ड है। यानी कि आपकी ये जो लाइब्रेरी नमपाई बनी हुई है ना, ये बनी सी प्लस प्लस के ऊपर हुई है, इसका इंटरफेस जो हमें दिया हुआ है वो पाइथन के अंदर दिया हुआ है। हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे ना वो पाइथन के अंदर करेंगे, बैक एंड के ऊपर वो एग्जीक्यूट होगी सी प्लस प्लस। ठीक है ना। एक तो चीज है। दूसरी बात ये है कि आप बचपन से सुनते हुए आए हैं कि हमारी जो रैम होती है ना, मैं कैसे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, मैं ड्रॉ करता हूँ। आप बचपन से सुनते हुए आए हैं कि हमारे पास जो रैम होती है ना वो जब भी आप लिस्ट बनाते हो तो वो कंटीजियस मेमोरी को वो एलोकेट करती है। ठीक है ना। मैं 2 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करने दे, वो रिक्वेस्ट आई है, काइंडली वो एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा जी। अच्छा, ये हमारी रैम आ गई। ठीक है। आप सबको पता है कि हमारी रैम कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स नुमा कुछ बनी होती है। ठीक है ना। अगर आप गौर करेंगे ना तो इन ब्लॉक्स में ना अगर आपने सपोज करे एक अरे बनाई है, तो जरूरी नहीं है कि वो अरे टोटली ऐसे कंटीजियस एक जगह पर पड़ी हो। ठीक है ना। मैं एक सेकंड, तो हो गया, हाँ हो गया। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ना
यूजुअली जब आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आपकी जो जब आप लिस्ट बनाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट एक ही जगह बने, ठीक है ना, यानी कि वो सारे कंटीजियस नहीं होती, ठीक है ना। इसको क्या हो गया? तो आप ऑफ लग रही मुझे। हैं? ये फिर वही वाले कल वाले काम कर रहा है। अब आ जाएगा। आगे। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यार जब आप आम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही आपकी कंटीजियस मेमोरी पड़ी हो, ठीक है ना। लिस्ट में माइट भी पॉसिबल, जब भी आप पाइथन की लिस्ट बनाते हैं तो एक एलिमेंट इधर पड़ा होगा, एक एलिमेंट एक इधर एलिमेंट। अब इसके अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि कंप्यूटर को ना, कंपाइलर को सॉरी, सर्च आउट करना पड़ता है कि यार इस अरे के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। अब आपको नहीं लगता कि एक चीज जो कि स्ट्रेट अवे पड़ी है हमारे पास, वो ज्यादा एक्सेस करनी आसान होगी, या एक चीज जो कि रेंडमली कहीं पर भी पड़ी है जिसका कोई इलम नहीं है, वो आसान होगा, ठीक है ना। और चलो हमने मान भी लिया कि कंप्यूटर के पास इतनी ज्यादा एकदम मेमोरी थी कि वो ये चारों जगह एग्जैक्टली याद रख सकता था। तो कंप्यूटर इस जगह से इस जगह उठ के कैसे जाएगा? एक सवाल है। एनी आइडिया? यानी कि कंप्यूटर इस मेमोरी से उठ के इस मेमोरी तक या इस मेमोरी तक कैसे जाएगा? इंडेक्सिंग के जरिए। इंडेक्सिंग के जरिए। इंडेक्सिंग में हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर समझना पड़ेगा। उसको एड्रेस या नंबर उसको साइन करने पड़ेंगे। एड्रेस तो हमें साइन करना है, बट आप सपोज करिए ये है सेकंड इंडेक्स, ये है आपका कोई सातवां आठवां इंडेक्स। तो आप सेकंड इंडेक्स से आठवें इंडेक्स तक कैसे जाएंगे? जंप करके। कितना जंप करके? बारी बारी करके। बारी बारी करके भी जा सकते हैं, वैसे तो आप डायरेक्टली वैल्यू भी डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया इस वक्त कंप्यूटर को एग्जैक्ट याद है कि दूसरे पढ़ा हुआ, आठवें पढ़ा हुआ, नौवें पढ़ा हुआ, ठीक है ना। एक तरीका ये था कि आप एक एक करके जाते, एक तरीका ये था कि आप एग्जैक्ट जंप मारो कहाँ पर? आठवें पर, ठीक है। अच्छा, यूजुअली आपको इतनी बात का तो पता होगा कि जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जंप करेंगे तो ऑपरेशन लगेगा, और वो ऑपरेशन कौन सा होगा? यूजुअली प्लस का ऑपरेशन होगा। और कितने का जंप है? 8 तक का यानी कि अगर आपने 2 से 8 तक का जाना है तो 6 का जंप है, ठीक है ना। 6 का जंप है या 5 का जंप है, ठीक है, या कहीं पर भी उसने जाना है, तो हमेशा हर दफा अगला बारी यानी कि जंप करने के लिए उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अच्छा अब 5 जंप्स लगानी है, अब 3 जंप्स लगानी है, अब 2 जंप्स लगानी है, ठीक है ना। क्या आपको लगता है अभी यहाँ पर 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं? तीन कौन से? सबसे पहला, एड्रेस याद रखना। दूसरा ऑपरेशन, उस एड्रेस के ऊपर जो इंडेक्स है उसको याद रख के अगले तक का डिस्टेंस याद रखना कि अगले तक का डिस्टेंस कितना, फिर उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। ये तीन, ठीक है ना। क्या आपको लगता है कि ये 3 ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं वो सस्ते होंगे? नहीं, आप ये एक के लिए कर रहे हो। अगर आपके पास 1000 एलिमेंट्स है तो यही काम आप हजारों के लिए करोगे, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी और एक्सटेंसिव हो जाएगा। अब इसी के बरक्स से एक दफा ये सोचे कि ये एक ही लाइन में पड़े होते। अगर एक ही लाइन में पड़े होते तो कंप्यूटर को क्या करना था? कंप्यूटर को सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस याद रखना था और प्लस प्लस करता जाता तो आगे चलते जाते। अब कितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए? सिर्फ 2। एक स्टार्टिंग का नोड याद रखते हुए और आगे प्लस करने में, उसको ये कैलकुलेट नहीं करना कि मुझे कितना दूर जाना है, उसको ये सिर्फ उसको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा अगले के ऊपर जाने वाला, बस और कुछ भी नहीं। दैट्स वाई हमारा जो नम पाई है ना वो फास्टर होती है, क्योंकि नम पाई कंटीजियस मेमोरी पर पड़ा होता है, जबकि पाइथन आम जो वेरिएबल रखता है वो मल्टीपल मल्टीपल जगह के ऊपर होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई हमारा ये जरा तेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब वापिस आ जाते हैं। हम अपनी ये बात कर रहे थे कि जब भी हम पाइथन पढ़ रहे होंगे ना, तो पाइथन के अंदर हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरीज मौजूद होंगी, और वो लाइब्रेरीज बनी होंगी सी प्लस प्लस के ऊपर, या सी प्लस प्लस जैसी लाइब्रेरी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए वो होती है आईडीई। आईडीई क्या होता है?
हम बोलते हैं इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ऐसी जगह जहां पर आप बैठ के कोड करते हो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपका इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं है, आपके पास वो टूल्स ही नहीं है, तो क्या आप काम कर सकते हैं? लाइक सपोज करें मैं आपको कहता हूँ भाई आपने बेडरूम में बैठ के खाना बनाया, बना सकते हो? नहीं, क्यों? वहाँ में वो नहीं है, चीजें नहीं है, मतलब हम्म। चीजें ही नहीं है। चीजें नहीं है, और टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि चीजों को बार बार लेकर टाइम भी ज्यादा लगेगा, और वो उस चीज के लिए कमाई। चीज के लिए बनने पे नहीं है, ऊपर से मामा भी मारेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास सही जो टूल्स हैं वो वहां पर मौजूद ही नहीं है? आपको क्या करना पड़ेगा, या तो टूल्स के पास बार बार जाना पड़ेगा, या फिर आपको वो सारे टूल्स इधर अपने पास लाने पड़ेंगे। तो बेहतर नहीं है कि आप किचन में ही चले जाओ, ठीक है ना। इसी तरीके से अब आप स्टडी कर रहे हैं, तो क्या मुझे एक बात बताएं, क्या आप छत पे बैठ के या किचन में बैठ के स्टडी कर सकते हैं? नहीं, क्यों? आपको अपना डेस्क चाहिए, आपको अपना लैपटॉप चाहिए, साथ चार्जर चाहिए, शायद हो सकता है आप रात के वक्त पढ़ रहे हो तो आपका लैंप होगा, ठीक है ना। आपकी स्टेशनरी होगी, आपकी नोटबुक्स होंगी, तो ये आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसी तरीके से आईडीई जो होता है ना, हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में आपकी तीन चीजें आ जाती हैं मेजरली। आपका एक होता है कंपाइलर, वो आप सबको पता है कि आपकी जो आपकी ह्यूमन रिटन कोड है या ह्यूमन लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू लो लैंग्वेज कोड के अंदर, यानी कि 0 1 के अंदर, ठीक है ना। फिर हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर आपको पता है कि यार आपने गलती की, आपने उसको इरेज करना है, आपने फिर से टेक्स्ट लिखना है, ये आपका टेक्स्ट एडिटर का काम है, ठीक है ना। यानी कि जब मर्जी चाहो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरी चीज उसके अंदर जो आ जाती है वो होते हैं आपके डीबगर्स। डीबगर्स क्या होते हैं? आपको पता है कि यार आपने गलती की है, तो आपकी गलती बताएगा कौन? डीबगर बताएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब डीबगर में हमारे पास तीन किस्म की गलतियां होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स किसे कहते हैं? याद रखना, किसी भी चीज के करने के तरीकों को बोलते हैं बस, यानी कि इसका ये तरीका है, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है, जब भी आप राइटिंग के अंदर जब भी आप कोड लिखेंगे और आपने तरीका सही इस्तेमाल नहीं किया, जिस तरीके से आपको चीज बताई गई थी आपने वैसे इस्तेमाल नहीं की, तो क्या होगा? आपका सिंटेक्स खराब हो जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। इट्स लाइक अगर आपने नमाज पढ़ रहे हो और आपने रुकू करना और आप सही तरीके से रुकू ना करो, ठीक है ना, या आपने सजदा करना और आप हाथ उठा के सजदा करो, और यूजुअली वैसे फॉर मेंस अगर आप कोनी जमीन पे लगा के सजदा करो, तो क्या आपकी नमाज होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी सिंटेक्स खराब है, आप जो स्ट्रक्चर है वो सही फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिकल एरर। ऐसा एरर जो कि आपकी जाती गलती से बना है, वो होता है आपका लॉजिकल एरर। अब इस टाइप का एरर कब आता होता है? जब आपने अजम्पशन से एक चीज बना तो दी, बट आप देखते हो कि यार ये चीज वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो रही जैसे मैंने चाहा था। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाना था चीजों को ऐड करने के लिए, गलती से आपने क्या किया, आपने प्लस की जगह माइनस का साइन डाल दिया। अब ये गलती थी, ये ऐसी गलती थी जो कि आपने इंटेंशनली नहीं की, बट आपकी लॉजिक में गलती होगी, आपको बनाने में वो चीज गलती होगी। इस टाइप की चीजों को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। ये सबसे वैसे मुश्किल होते हैं डिटेक्ट करने, इसलिए क्योंकि इनका एग्जैक्ट एरर नहीं पता चलता होता। इसके लिए फिर हम लॉग टेस्टिंग वगैरह करते हैं कि भाई कितना इससे सही काम कर रहा है, कितना इससे सही काम नहीं कर रहा वगैरह, वो सारा उसके अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी आ जाता है रन टाइम एरर। अच्छा, रन टाइम एरर होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को ना कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहोगे, या फिर आप कंप्यूटर को कोई ऐसी चीज करने के लिए कहोगे जो कि ह्यूमन भी डिफाइन नहीं कर सके, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, बड़ी मिसाल है 1/0, आपने रन टाइम में हर जगह देखा होगा। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि यार इसका क्या मतलब है, लाइक 1/0 कंप्यूटर को डिफाइन कर दो कि इन्फिनिटी होता है। बट अगर गौर से सोचा जाए तो क्या ये कहीं रुकता है? इन्फिनिटी कहीं रुकता है? नहीं। क्या इन्फिनिटी में कोई वैल्यू प्लस करो तो कोई जवाब आता है? नहीं, वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहता है। तो आप कंप्यूटर को इन्फिनिटी कैसे समझाओगे? क्योंकि देखो, इन्फिनिटी इज फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है। आपका कंप्यूटर एक डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर काम करता है, यानी कि एक लिमिट होती है इसकी, ठीक है ना। लिमिट से मुराद आप इस तरह कह लो कि ना, जब मैं आपको डाटा प्री प्रोसेसिंग समझाऊंगा नहीं, तब आपको समझ आ जाएगा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फर्क, ठीक है ना। आपका कंप्यूटर जब भी काम करता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं, वो डिस्क्रीट मैनर में काम करता है, ठीक है ना। कैटेगरीज या फिर बिन्स कह लो आप, इस लिहाज से काम करता है, ठीक है ना।
तो इन्फिनिटी को डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन्फिनिटी बजाते खुद एक कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ। अच्छा, स्टार्टिंग से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि हम आईडीई कौन सी यूज करेंगे अभी के लिए ना, सिर्फ अभी के लिए, जरा जल्दी जल्दी और आसानी के लिए मैं आपको ये वाली आईडीई यूज करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिस उसका नाम है, ठीक है। इसके अंदर आपको मल्टीपल वो भी मिल जाती होती हैं, लैंग्वेजेस भी करने के लिए मिल जाती हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर याद रखनी है कि ये ऑनलाइन एग्जीक्यूटेबल है और ख़राब हो। चलो, वेब पेज है। अच्छा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये आप इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, बट इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि इसके अंदर लाइब्रेरीज नहीं चलेगी। उसकी वजह ये है कि आप जब भी लाइब्रेरी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली यू आर कॉलिंग दैट फंक्शन फ्रॉम दैट लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो वो चीज़ें डाउनलोडेड ही नहीं है ना, तो दैट्स वाई। तो इन चीज़ों का हमें मद्देनजर रखना होगा कि अगर हम जो बेसिक लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, जिस तरह हमने इनपुट लेना सीख ली, प्रिंट कराना सीख लिया, हमने इफ एल्स कंडीशन देखना सीख लिया, हमने लूप्स लेना सीख लिया, ठीक है ना, हमने फंक्शन बनाना सीख लिया, इस हद तक काफ़ी है। इसके बाद हमारी जो स्टार्ट होंगी लाइब्रेरीज, वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जो प्रॉपर एक आईडीई है उसके ऊपर। आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम, सॉरी पाइचार्म यूज कर लें, वीएस कोड इस्तेमाल कर लें, कर्सर इस्तेमाल कर लें, एंटी ग्रेविटी इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, हम जब भी प्रोग्रामिंग करते होते हैं ना, तो हम सबसे पहला काम करते होते हैं प्रिंट करना। अब प्रिंट करने का जो मेथड है ना, जो सिंटेक्स है, वो होता है प्रिंट, ठीक है। और मुझे लग रहा है इसकी ना ये पोर्ट खराब है शायद। ये HDMI है। हाँ, ये एच डी एम आई है। आप चाहे तो ये पे ये ले लें। अच्छा, चलो, अगर अगली दफा खराब हुआ ना, फिर मैं आपसे ले लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, प्रिंट करने का ये सिंटेक्स है, ठीक है। अब प्रिंट, अगर आपने कोई कांस्टेंट चीज करनी है, कांस्टेंट चीज से मुराद होता है कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज जिसने चेंज ना होना हो, बस एज इट इज बाहर आ जाए, यानी कि जो भी आप इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हो वो एज इट इज आए, तो आप क्या करोगे, आप प्रिंट इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जरा बड़ा कर देता हूँ कि अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जो बेसिक हमारा प्रोग्राम होता है, हमने पहला प्रोग्राम वो बना दिया, ठीक है ना। सिंटैक्स हमारा सिर्फ क्या है, आपने प्रिंट लिखना है, ये आपका टोटल सिंटैक्स है। तो ये आपका टोटल सिंटैक्स है, बस। जब भी आपने कोई कांस्टेंट चीज प्रिंट करानी है, तब भी यही रहेगा। अगर आपने कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ये तरीका होता है वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराने का, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, हम थोड़ा सा जरा कह लो कि मुझे थोड़ा जरा डीप जाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इसलिए। अच्छा देखें, मैं वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल बोलते हैं ऐसी जगह जहां पर आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। मल्टीपल लोगों के मुताबिक मल्टीपल इसकी कह लो कि डेफिनेशंस होती हैं। कोई कहता है कि वेरिएबल ऐसी ऐसी चीज को कहते हैं जो बार बार चेंज होती हो, या वेरिएबल ऐसी चीज को कहते हैं जो कि कह लो कि अपने अंदर चीजों को स्टोर कर सकती हो, ठीक है ना। तो हर जगह अपनी अपनी मुख्तलिफ मुख्तलिफ डेफिनेशन है। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो मेन काम होता है ना वेरिएबल का, वो काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्टोर करने का, ठीक है ना, कि आपकी एक वैल्यू है, उसको आपने स्टोर करके रखना है। और स्टोर से क्या मुराद है, कंप्यूटर याद इस तरीके से रखता है कि इस जगह का नाम क्या है। ये आप समझ लो कि आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि इस जगह पर ये वाली वैल्यू रख दो, बस, और कुछ भी, ठीक है ना। और ये हमारा मेथड होता है। आप लोग क्योंकि सी प्लस प्लस और जावा पढ़ के आए हो, तो आप लोगों के लिए आसानी है भाई। अब आप लोगों को वो इंट ए इज इक्वल टू नहीं लिखना पड़ना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला काम नहीं होता। यहाँ पर आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू जो भी आपने वैल्यू देनी है साइन करें और काम करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। सेमीकोलन भी यूज नहीं, इसके अंदर सेमी कॉलन भी नहीं यूज होता, ये भी आसानी हो गई है। बस न्यू लाइन पे जाके कोड को राइट करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ना परसों एग्जाम था उसका, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का, तो वो आपको पता है सी प्लस प्लस में होता है सारा। मैं एग्जाम देने गया तो ना, अब मुझे पाइथन की आदत है,
मैं एंड पे ये लगाना भूल गया। उसकी वजह से मेरा सारा कह लो कि प्रोग्राम वो, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट था तो कंप्यूटर ने वो एग्जीक्यूट करना था और सारा करना था टेस्ट उसे, तो मेरे नंबर कट गए सिर्फ एक इस कॉलन की वजह से। तो ये हमने इन चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना होता है। खैर यहाँ पर आपको इस चीज़ की कोई इशू की बात नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अच्छा, आगे अब हम चलते हैं। हमें थोड़े से ऑपरेटर्स के बारे में सीखना पड़ेगा, फिर हम आगे इंशाल्लाह इसको फर्दर लेके चलेंगे। ऑपरेटर्स ना हमारे पास चार किस्म के होते हैं, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं रिथमेटिक ऑपरेटर्स, एक होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, और हमारे पास आखिर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। सबसे पहला ऑपरेटर जो होता है ना वो हमारा प्लस का ऑपरेटर होता है, सॉरी, प्लस का ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। ये हमारा अरिथमेटिक में आ जाता है। प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज को जोड़ने का काम। अगर तो वो वैल्यूज हैं तो जोड़ देगा, अगर तो वो सॉरी, वैल्यूज नंबर ही है ना, अगर तो वो स्ट्रिंग है या फिर कैरेक्टर्स हैं यानी कि अल्फाबेट्स हैं तो उनको कनकेटिनेट कर देगा, वो जोड़ देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला आ जाता है माइनस का। माइनस का क्या करता है, माइनस का आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लाई करेगा। फिर आपका डिवाइड आ गया, सॉरी ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ठीक है। इसका काम होता है डिवाइड करना। एंड द लास्ट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये इसका काम होता है आपका रिमाइंडर निकाल, ठीक है ना। आप अगर कर रहे हो 4/2 तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा ना ये उसको दिखाने के लिए यूज होता है। तो इस चीज को जरा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अब यूज कब होते हैं, हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने एग्जिस्टिंग वैल्यू को मॉडिफाई करना है ना, मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है, हमेशा ये याद रखना है आपने कि वैल्यू के अंदर चेंज लाना, नई वैल्यू डालना, कोई नया एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करके नया बना देना, तब हम यूज करेंगे अरिथमेटिक। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे से पूछते हैं कि सर हमने कब कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। तो ये बात याद रखनी है कि अरिथमेटिक का जब भी ऑपरेटर यूज होगा वो हमेशा मॉडिफिकेशन के लिए यूज होगा, जब भी आने पीछे वैल्यू कोई नई बनानी होगी। क्योंकि देखो रिलेशन में आप सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही चेक कर रहे हो, उसका आंसर ही ट्रू फॉल्स आता है। तो हमेशा जब भी याद रखना कि मॉडिफिकेशन की बारी आएगी तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगली बारी आ जाती है, अगला हमारे पास आ जाता है अल्लाह भला करे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर डबल इक्वल टू, ठीक है। मैं इसके दरमियान आपको वो भी डाल, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनका क्या काम होता है, याद रखना है इन ऑपरेटर्स का काम होता है दो वैल्यूज को आपस में चेक करना, ठीक है ना। इनके अंदर मेजरली दो काम आप कर रहे होते हो, या तो दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हो, या दो वैल्यूज के दरमियान की रेंज फाइंड आउट कर रहे होते हो, ठीक है ना। या तो आप रेंज फाइंड आउट कर रहे होगे या वैल्यूज को आप कंपेयर कर रहे होगे, बस इसका इतना काम है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सेकंड लॉजिकल जी जी, ये रिलेशनल से, ये रिलेशनल, लॉजिकल अभी आ रहा है। हाँ, लॉजिकल अभी आगे आ रहा है। अच्छा, अब लॉजिकल की तरफ आते हैं। लॉजिकल जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो तीन किस्म के होते हैं हमारे पास, एंड, और नॉट, ठीक है। इनको हम यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड और के लिए हम ये यूज, सॉरी, ये यूज करते हैं, और नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क ये यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर नीचे वाले में और ऊपर वाले में क्या फर्क है। ऊपर वाले जब भी हम नॉर्मल वैल्यूज के साथ काम करेंगे तब यूज होंगे। नीचे वाले जब आप बिट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं ना, यानी कि 0 और 1 की वैल्यूज के साथ काम कर रहे हैं, तो हमेशा तब यूज होने हैं। ये बहुत कोई शाज़ो नादिर इस्तेमाल होते हैं, बस एक आइडिया होना चाहिए आपको इसलिए बता दिया हुआ। बट यूजुअली जो हमारे इस्तेमाल होंगे वो ये एंड और नोट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये कब इस्तेमाल होने, अरिथमेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स आपकी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, या फिर उनकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स फाइंड होते हैं दो स्टेटमेंट्स के दरमियान, यानी कि कह लो कि कंपैरिजन करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास एक था कि दो दो वैल्यूज को देख रहा था, ये स्टेटमेंट्स को देखता है। जैसे कि आपने कहा कि एक्स बड़ा है 5 से, ये एक एक्सप्रेशन हो गया या फिर ये एक स्टेटमेंट होगी। एंड और ये भी देखो कि क्या एक्स बड़ा है 10 से भी कि नहीं। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तो आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को देख रहे हो कि क्या ये सच है नहीं है, तो ये उसके कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है ना।
एंड का आपको पता होगा कि यार आपकी एंड की शर्त ये होती है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो ही आगे चलते हैं। और की कंडीशन ये होती है कि अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो आगे चलो। नॉट का मतलब होता है कि यार इसका उल्ट हो। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है नॉट के अंदर। अच्छा, ये कब यूज करने हैं? ये आपने इफ के अंदर यूज करने हैं। याद रखना, जब भी आप कंडीशंस चेक कर रहे होंगे ना, कंडीशंस के अंदर हमेशा आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर ये दोनों नजर आएंगे। ठीक है, और आखिरी हमारा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अब ये याद रखना है कि नीचे वाला और ऊपर वाले में फर्क है। नीचे वाला क्या कह रहा है? नीचे वाला कह रहा है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। ऊपर वाला कह रहा है कि राइट साइड पे जो वो रखी हुई चीज है उसको लेफ्ट साइड के ऊपर जाके स्टोर करवा दो। इसका सिर्फ इतना काम है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। ठीक है, हमारे ऑपरेटर्स हो गया खत्म। अब हमने थोड़ा सा जरा प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म करने के ऊपर आते हैं। ठीक है ना, सपोज करें कि मैं आपसे कहता हूं कि आपने जो है ना एक प्रोग्राम बनाना है जो आपकी आज की डेट पकड़े और आगे 10 सालों बाद आपकी क्या एज होगी वो बताए। हम उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है ना। और हाँ सॉरी, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना भूल गया इसमें। यूजर से इनपुट किस तरह लिया जाता है? आपका इनपुट लेने का तरीका ये है कि आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हो। ठीक है ना। अब आपको ये तो बात पता है ना कि हमारे पास वैल्यू देने के दो तरीके हैं। एक हम खुद से दे दें, जो मैं ये कर रहा हूँ। एक तरीका है कि मैं यूजर से लेके दे दूं। ठीक है, यूजर से लेने का क्या तरीका है? ये तो मैंने खुद पुट कर दी ना। अगर यही चीज मैंने यूजर से लेनी थी तो क्या लिखूंगा? मैं पहले डाटा टाइप लिखूंगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा मसला है कि आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि कौन सी डाटा टाइप आ रही है। ठीक है, आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन सी डाटा टाइप यूजर दे सकता है। फिर आप ये ब्रैकेट्स लगाओ, फिर आप लिखोगे इनपुट। ठीक है, फिर आप इसके दरमियान एक मैसेज प्रिंट कराओगे जो कि आप चाहते हो कि यार यूजर को पता चले। अगर आप ये नहीं कराते हो इट्स टोटली फाइन, आपका प्रोग्राम फिर भी रन कर जाएगा। बट अगर आपने ये, आप ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप इसके अंदर प्रिंट कराएं, क्योंकि जब भी आप इसको रन करेंगे ना कोड को, पता नहीं चलेगा कि कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसे। अभी मैंने इसके दरमियान कुछ भी नहीं लिखा। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो ए को। अब देखना आपके सामने ये जो स्क्रीन आ रही है ब्लैंक आ रही है। अब यूजर को नहीं पता कि यार मैंने कब इनपुट देनी है कब इनपुट नहीं देनी। ठीक है, यूजर इज कंफ्यूज्ड। जब तक आप इसको कुछ, यानी कि ये तो आपको पता है ना एज अ प्रोग्रामर के भाई ये चीज रन में है, ये चीज रन कर रही है। ठीक है, ये देखो अब मैंने इनपुट किया तो उसके पास आया। मुझे नहीं पता एज अ यूजर के यार कब इनपुट करना है कब इनपुट नहीं करना। तो इसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करा दो, एंटर अ वैल्यू। ठीक है, आपने प्रिंट किया, वो आपसे पूछा कि जी कोई वैल्यू एंटर करो। मैंने वैल्यू एंटर की और आ गया। ठीक है, ये हमारा तरीका यूजर से इनपुट लेने का। अब हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। इसमें एक ही मेथड है इनपुट लेने का। हाँ, इसमें एक ही मेथड है भाई। मैं जावा नहीं पढ़ता ना इसलिए अल्लाह माफ करे भाई, वो जावा के बड़े मेथड है। बराबर इसको यूजर का प्रोसेस है नंबर भी क्रिएट करते हैं। हम्म। उसका कैरेक्टर भी प्रूव कर रहे हैं तो उसको फिर अगर हम इनपुट स्ट्रिंग से ले लो तो आगे से कन्वर्ट भी करना पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने कहा कि जी अगर यूजर, अगर मैं इस तरह लिख दूं तो क्या होगा? मैं इसमें तो सिर्फ इंटीजर आएगा ना। सिर्फ 2 मिनट हाँ। दे। हम्म। सपोज करो मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, अब इसने एरर हाँ जी। आउटपुट कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था आपसे कि मुझे जो इनपुट मिलेगी वो एक इंटीजर टाइप की हो। ठीक है ना, जबकि आपने क्या दे दिया उसे? एक स्ट्रिंग दे दिया। अच्छा, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है डेटा टाइप्स का। ठीक है ना, आपकी यूजुअली हम पाइथन के अंदर ना तीन ही डेटा टाइप्स, सॉरी तीन कह रहा हूँ, चार या पांच ही डेटा टाइप्स वर्ड होते हैं। सबसे पहले है इंटीजर्स, यहाँ पर आपकी नॉर्मल वैल्यूज यूज होती है 1 से लेकर मेरा ख्याल में 1,10,000 एंड पता नहीं कुछ करके, जब तक आपकी वो बाइट साइज मेमोरी आउट ना हो जाए। ठीक है ना, फिर दूसरी चीज हम जो यूज करते हैं होते हैं फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है जब भी आपकी पॉइंट्स वाली वैल्यूज आ जाए। ठीक है ना। अच्छा, मजेदार सवाल, अगर मैं आपको ये देता हूँ, इंटीजर इनपुट लेता हूँ और मैं वैल्यू देता हूँ 3.45, अब क्या प्रिंट होना चाहिए? तो ये आएगा। 3 आएगा, एरर आएगा। क्यों? तो वो पॉइंट
क्योंकि आपने एग्जैक्टली बताया हुआ उससे कि यार तुम्हें इंटीजर रहना है। अब आप इसको ये हिसाब लगाओगे ना, ये सी प्लस प्लस में हो जाता था कि आप 3.5 लिखते थे तो 3 वैल्यू आती थी। इस वक्त क्या हो रहा है, आपने जब कंप्यूटर को बताया ना, आपको पता होगा कि सी प्लस प्लस की जो मेमोरी है वो डायनेमिक है, इसकी स्टैटिक है। इसका ये होता है कि आपने जब इंटीजर बताया ना तो इसने 4 बाइट्स फिक्स कर लिए। फ्लोट कितने का होता है? 8 का। अब वो तकरीबन कह लो इतना बड़ा आ गया, कि इतने बड़ी चीज को इसके अंदर फिक्स करने की कोशिश कर रहा है जो कि उससे नहीं हो रही, दैट्स वाई इसके अंदर एरर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर फ्लोट कर देता तो क्या होगा? ठीक है। फ्लोट जब मैंने किया ना और इनपुट मैंने उसकी दी तो उसका क्या हुआ, उसने उसको ऑटोमेटिकली क्या बना दिया, फ्लोटिंग वैल्यू में कंसिडर कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेस इतनी है और वो कह रहा है एक छोटा सा हिस्सा उसके अंदर डाल दो। ठीक है ना। तो ये ऐसे में आपकी पीछे बिहाइंड द सीन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, 1 या 2 मिनट में फाइंड आउट करें। डन हो गया। ओके हो गया। चलो, हाँ बस इसे फिर वाइंड अप ही कर देते हैं। अभी तो है 3 मिनट, मैंने कहा शायद। 2 मिनट। हाँ पर ठीक है, इतनी देर में हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अच्छा, अब आपसे एक सवाल ये है कि सपोज करें कि मैंने यूजर से इनपुट लेनी है उसकी एज, और मैंने उसके अगले 10 साल की एज बतानी है, किस तरह करेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं, सर कोई उसके लाइब्रेरी नहीं। ताकि हम मतलब ऐड कर देंगे ना उसकी एज में। ऐड कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं। आपने क्या करना है, आपने उसकी 10 साल की एज आगे ऐड कर देंगे। ये इतना सिंपल सा प्रोग्राम है। इंट, आप यहाँ कह रहे हो। बर्थ और डेट का नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो इतना मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल नहीं, वो बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा जरा हम लाइट मोड के ऊपर हैं। अच्छा, एंटर योर करंट एज। ठीक है। अच्छा, मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारी आज की एज इतनी है, प्लस होके इतनी आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक साथ ये भी प्रिंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो योर एज इन नेक्स्ट 10 years विल बी। आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी आपकी इसके आगे अगली हमारी एज। एज कैसे प्रिंट करके दो। ये देखो भी, 33 years, मेरे 10 सालों अगर के हमने बाद। ये 33 हाँ वो, उसका आगे कर हाँ देना। हाँ 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 हाँ, ये लो ये लो। ये आप कॉमा डाल के एज डाल दो। ठीक है ना। क्योंकि आपको मैंने बताया जो भी चीज एग्जैक्टली आपने लिखनी है वो डबल कॉमास के अंदर। ठीक है ना। और जो भी चीज आपने सादी लिखनी है वो आप कॉमा डाल के मतलब अगर दो लिख सकते से हो। कभी तो कॉमे से उनको हाँ, कर आप सकते कॉमे से सेपरेट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपको बता देगा। हैं। अच्छा तो क्या कॉमा इसका हम्म। कंकैटिनेट कर रहा है या इसमें प्लस का साइन काट रहा है। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एज मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ था, सॉरी। अच्छा हाँ, आप बताओ। मैं मतलब ये कोमा एज अ कंकैटिनेशन काम कर रहा है, ये नहीं इसमें नहीं 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 प्लस नहीं का साइन नहीं नहीं कंकैटिनेट नहीं कर नहीं रहा नहीं, इसके अंदर कोई भी चीज कंकैटिनेशन का काम नहीं कर रही, मैं आपको है। बताता हूँ। इसके अंदर ये जो प्लस का साइन है ना, ये कह रहा है कि ए के ऊपर पड़ी हुई जो वैल्यू है ना, हाँ जी उसमें उसको उसको कर प्लस कर दो। ठीक कर- है। कॉमा आपको सिर्फ ये कह रहा है कि यार ये भी प्रिंट करना है और ये भी प्रिंट करना है। ठीक है, ठीक है इसका सिर्फ इसका ओके। ये मतलब है, और कुछ भी नहीं। ठीक एक है। वैल्यू चेंज हो जाती है ना। हाँ, ए की वैल्यू चेंज, एग्जैक्टली exactly। आपकी ए की वैल्यू बार बार तब्दील हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल टाइप डिक्लेयर करें। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यार ये ज्यादा ही मिस लगा है। आप ये में ही क्रॉस कर 1 मिनट से चलो बात ठीक हो करें। गया।